लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानवता हुई शर्मसार। पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी के समीप कार्टून में मिला नवजात का शव। स्थानीय लोगों में आक्रोश। पुलिस के देखरेख में बच्चे के शव को किया गया दफन। सरिया के रत्नाडीह में वज्रपात से हुई एक की मौत। मचा कोहराम। खेत में काम करने के दौरान आसमानी कहर से गई किशोर महतो की जान। जेएमएम कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ सदर और गांडे विधायक ने की बैठक। 2 से 4 जुलाई तक कोयला क्षेत्र में होने वाले हड़ताल को लेकर बनाई रणनीति। मोदी सरकार पर साधा निशाना। और मोंगिया स्टील के प्रधान कार्यालय में फिर कराया गया प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ। इस माह के 100 लकी विनर्स के नामों की हुई घोषणा। लकी ड्रॉ के बाद श्री मोंगिया ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को किया नमन। चाइना के हरकतों पर जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर पचंबा के लखारी से सामने आई है। यहाँ एक नवजात बच्चे का शव एक कार्टून में भरकर फेंक दिया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी के समीप मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ खेत में नवजात का शव फेंका मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना इलाके में आग की तरह फैली और काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। इधर सूचना मिलते ही पचंबा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह भी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि एक कार्टून में शव को भरकर फेंक दिया गया था। घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आसपास के अस्पतालों के द्वारा ऐसा किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इलाके में नवजात का शव फेंका जा चुका है। मौके पर 1-2 बार कर्मियों को पकड़ा भी गया, जिसके बाद शव को दफना दिया गया। एक बार फिर यहां शव को ऐसे ही फेंक दिया गया है। हालांकि नवजात के शव को कुछ ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में ही दफना दिया। इधर पुलिस प्रशासन ने कहा कि स्थानीय लोग अगर इसकी लिखित शिकायत करेंगे तो पुलिस निश्चित रूप से इस पर छानबीन कर कार्रवाई करेगी। आदमी जब होने लगा तो पता चला कोई बच्चा फेंका हुआ। एक आदमी भीड़ भाड़ लगा देखने खुद हम देखने जब आए थे इसमें बच्चा फेंका हुआ। यही कहना है कि बच्चा जो यहाँ इस तरीके ला के फेंक देता है, इससे बढ़िया मट्टी मजिल कर दो। कब फेंका ये अभी 10 बजे के बाद का लग रहा है, अभी दिन में। उसका पहले फेंका हो रहा था तो इसमें बारिश हुआ तो कार्टून भीग जाता। आ रहा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफरुद्दीन हुआ। ये कहाँ पे फेंका हुआ? कमरसाली सदर हॉस्पिटल का जो रोड है ना, जीटी बगड़िया वाला, कमरसाली पुल के बगल में इसी जगह है। कोविड-19 को देखते हुए झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी के मार्गदर्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काराधीन बंदियों के परिवार वालों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनकी सूची तैयार कर यथाशीघ्र विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में कारा प्रशासन के माध्यम से समर्पित करने को कहा गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी के मार्गदर्शन में कोविड-19 रूपी इस वैश्विक महामारी के संकट काल में केंद्रीय कारा गिरिडीह में काराधीन बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व्यवहार न्यायालय गिरिडीह स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से किया गया। इस जेल अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह प्रधान दंडाधिकारी शंभू महतो एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एडिथ होरो को प्रतिनियुक्ति किया गया था। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए काराधीन बंदियों के द्वारा प्राप्त 2 आवेदन पत्रों के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा यह पाया गया कि इन दोनों ही वादों में अंतर्निहित धाराएं सुलहनीय प्रकृति की नहीं है तथा संबंधित बंदी निर्धारित समय सीमा तक काराधीन नहीं रहे हैं, इसलिए इन वादों का निष्पादन नहीं किया जा सका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कारा गिरिडीह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में उपस्थित बंदियों को सचिव संदीप कुमार बर्तम ने बंदियों को मिलने वाले विभिन्न विधिक सहायता जैसे कि निःशुल्क अधिवक्ता कोर्ट फीस तथा अन्य प्रकार के लीगल एड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बंदियों को प्रदत्त कानूनी अधिकारों को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा झालसा के द्वारा काराधीन बंदियों के लिए लॉन्च किए गए कार्यक्रम कर्तव्य के ऊपर उन्हें जागरूक किया तथा जेल पीएलबी को निर्देश दिया कि वे उन बंदियों को चिन्हित करें जिनके ऊपर उनका पूरा परिवार आश्रित तथा वर्तमान में उनके काराधीन रहने के कारण उनके परिवार के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई हो। साथ ही उन्हें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, उसकी सूची बनाकर यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में कारा प्रशासन के माध्यम से समर्पित करे ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई कर जिला प्रशासन के सहयोग से उन बंदियों के परिवार वालों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराया जा सके। इस कार्यक्रम में न्यायालय कर्मी संजीव मंदलवार, सुधीर कुमार, देवेंद्र कुमार दास, अंकित कुमार, कुमार आशीष, पैरालीगल वॉलंटियर दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार, अनवारुल हक सहित सिस्टम असिस्टेंट प्रवीण कुमार एवं एनआईसी गिरिडीह की ओर से आनंद शंकर उपस्थित थे। इसका लाभ अभी जो है सो थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा इंतजार करिए। और कोई परेशानी है? और मेडिकल प्रोफेसर है, उसको ना काम आँख से दिखाई नहीं पड़ता। आप अच्छा ठीक है, अगर वहाँ जेल में जब जेल में डॉक्टर जांच करने के लिए जाएंगे तो आप अपने आंख का जो है सो जांच करवा करके उसका रिपोर्ट भेजिएगा कोर्ट में। अगर आपको और आगे का इलाज का जरूरत होगा तो आपका इलाज कराया जाएगा, ठीक ना सकलदेव? अगर जाएंगे तो इसका आंख का टेस्ट करवा करके कोर्ट में भिजवा दीजिएगा। आगामी 2, 3 और 4 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कोयला उद्योग के हड़ताल को सफल बनाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड रोड स्थित कार्यालय में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार के कोयला नीतियों की जमकर आलोचना की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में रविवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने बैठक कर आगामी 2, 3 एवं 4 जुलाई को कोयला क्षेत्र में होने वाले आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, शोभा यादव, महालाल सोरेन, अजित कुमार पप्पू, प्रमिला मेहरा समेत अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान आगामी जुलाई माह में होने वाले राष्ट्रव्यापी कोयला उद्योग के हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। बताया गया कि संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के माध्यम से यह आंदोलन छेड़ा जा रहा है, जिसमें देश के कई ट्रेड यूनियन के लोग शामिल होंगे। हड़ताल के दौरान कुल 5 मांगों पर आवाज बुलंद की जाएगी। यहां बैठक में केंद्र सरकार के कोयला नीतियों की जमकर आलोचना की गई। देश जाता था और नियत समय और तिथि पर लोग इकट्ठा होते हैं। आज वो परंपरा बदलकर SMS, व्हाट्सएप या फोन या मोबाइल की तरफ से आ गई है, लेकिन फिर भी मुझको ये जरूर महसूस हो रहा है कि हमारे सभी अभ्यर्थियों की तैयारी में वो कोई पहलापन नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा था कि 3 दिनों का आंदोलन है, ताकत को 3 दिनों के हिसाब से बांटना है और हर दिन ताकत होगी और एक रोस्टर बनना था। दिल्ली सदर प्रखंड की गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों में हमारे पास चिन्हित सूचीबद्ध ऐसे गाँव हैं जहाँ हमें यह मालूम है कि हमारा गया हुआ टेम्पो वहाँ से 10 कार्यकर्ताओं को 3 घरों सब नगाड़ा मादर के साथ लेके आएगा। इस बात की चर्चा आपको लेकिन उस संयुक्त मोर्चा में आपका संगठन आ भी रहे, इससे आपको प्रधान लाते कहा बहुत पार्टी आती होती है जिनका कोई मेंबरशिप नहीं है, 4 लोग हैं, धंधा वो बताओ करते ऐसा लगता है जैसे पूरा हमने वही हुआ और दूसरे लोग सोचते
विभिन्न कांडों में संलिप्त 4 वांछित अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए जेल भेज दिया गया। गिरिडीह पुलिस ने विभिन्न कांडों के 4 वांछितों को रविवार को पकड़कर लाया और सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के बाद सभी को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि निमिया घाट थाना क्षेत्र से चावल चोरी के मामले में किशनदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वहीं कोयला चोरी के मामले में बोकारो से सनीचर साव, लड़की भगाने के मामले में रंगामाटी से मिनहाज अंसारी और सड़क दुर्घटना के आरोपी आस मोहम्मद की गिरफ्तारी राजस्थान से हुई है। सभी को रविवार को गिरिडीह लाया गया और कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए इन सभी को जेल भेज दिया गया। कांड से रिलेटेड में है, समझ गए ना। पुराना केस का है। कितने गिरफ्तारी है? गिरफ्तारी 4 केस का है, अलग अलग एक अभियुक्त है। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में बोडो स्थित सेंट्रल फार्मा मेडिकल स्टोर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने पहली बार अपनी कीमती लहू का दान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गिरिडीह पचम्बा रोड पर बोडो के समीप संचालित मेडिकल स्टोर सेंट्रल फार्मा में रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवाओं ने पहली बार अपने बेशकीमती लहू का दान किया। मौके पर गिरिडीह रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी ने बताया कि गिरिडीह ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए गिरिडीह डीसी ने रक्तदाता दिवस के मौके पर गिरिडीह के व्यवसायियों और दुकानदारों से रक्तदान शिविर लगाने की अपील की थी, जिसके बाद आज सेंट्रल फार्मा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बताया गया कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन राकेश मोदी, डॉक्टर तारकनाथ देव, रिंकेश कुमार, रमेश यादव, रघुनंदन प्रसाद आदि लोग मौजूद थे। यहां पदाधिकारियों के साथ सेंट्रल फार्मा के संचालक मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद साजिद आदि के हाथों रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आज सेंट्रल फार्मा बोर्डो के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं सेंट्रल फार्मा के ऑनर आसिफ भाई को कि आज शहर में इन्होंने एक सामाजिक कार्य के बिजनेस व्यापार को चलाते हुए एक सामाजिक कार्य में एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया और रेड क्रॉस को, ब्लड बैंक को एक बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह का टारगेट रखा गया है और हमको लगता है कि 25 यूनिट से ज़्यादा ही रक्त संग्रह यहाँ पर किया है, जिस तरह की भीड़ लोगों में जो जज्बा देखने को मिल रहा है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि ये ब्लड बैंक का जो रेड क्रॉस का ये संकल्प है कि रक्त की कमी से जिले में मरने नहीं दिया जाएगा, ये सभी हम लोग साकार कर पाते हैं जब हमारे शहर वासियों को और इस तरह के इंस्टीट्यूशन, इस तरह के प्रतिष्ठान का सहयोग मिलता है। मैं बड़े बड़े प्रतिष्ठान और मॉल से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने प्रतिष्ठान में ब्लड डोनेशन कैंप करवाएं, अपने स्टाफ का ब्लड ग्रुप अवश्य जाँच करवा के रखें ताकि समय पड़ने पर कभी भी हम लोग उसका ब्लड लिया जा सके। मैं और बहुत जल्द मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि रेड क्रॉस के द्वारा पूरे शहर में बड़े बड़े मॉल और प्रतिष्ठान के यहाँ एक अभियान चलाया जाएगा। एक सप्ताह भर का ये अभियान होगा जहाँ हम लोग हर मॉल और प्रतिष्ठान में हमारे रेड क्रॉस के प्रतिनिधि स्टाफ जाएंगे और सभी का आप लोग का ग्रुप और ब्लड, जिस ग्रुप का जितना जो भी स्टाफ का ब्लड होगा वो ग्रुप टेस्टिंग करवा के रखेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको कॉल किया जा सके। ये अभियान हम लोग का बहुत ही जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे क्या है, जिले में और ब्लड बैंक को काफ़ी सहयोग मिलेगा रक्त संग्रह करने में। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप सेंट्रल फार्मा की तरफ से लगाया गया है, कोविड-19 हमारे यहाँ जो महामारी फैली हुई है, इसके वजह से ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी है। इसके देखते हुए सेंट्रल फार्मा के ऑनर मोहम्मद आसिफ ने ये कदम उठाया और वजह एक और ये बनी कि चाइना से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देनी थी। तो इससे बेहतर हम लोगों ने सोचा कि श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है, यही कारण है आज का ब्लड डोनेशन कैंप। डीवीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम के बीच बकाया राशि को लेकर विवाद फिर से गहरा गया है। डीवीसी ने पत्र लिखकर 30 जून तक बकाया राशि भुगतान करने को कहा है। भुगतान नहीं करने पर गिरिडीह सहित 7 जिले में 18 घंटे तक बिजली की कटौती की जा सकती है। 1 जुलाई से गिरिडीह में 18 घंटे तक बिजली की कटौती की जा सकती है। दामोदर घाटी निगम और झारखंड बिजली वितरण निगम के बीच बकाया विवाद एक बार फिर गहरा गया है और इसका खामियाजा गिरिडीह के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना होगा।
डीवीसी ने जेबीवीएनएल पर 5,670 करोड़ रुपए बकाया होने का हवाला देते हुए जेबीवीएनएल को पत्र लिखा है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि 30 जून तक बकाया का भुगतान शुरू नहीं किया गया तो जुलाई माह से बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। बताया गया कि झारखंड के 7 जिलों क्रमशः गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, चतरा एवं हजारीबाग को डीवीसी से खरीदकर बिजली की आपूर्ति की जाती है। मिली जानकारी के अनुसार डीवीसी 1 जुलाई से 18 घंटे तक बिजली कटौती की तैयारी कर रहा है। डीवीसी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जेबीवीएनएल से 14 मार्च 2020 को हुए समझौतों के अनुसार 24 किस्तों में बकाया भुगतान किया जाना था। साथ ही हर माह का बिल भुगतान नियमित करना पड़ेगा, लेकिन इन शर्तों का पालन नहीं किया गया और 3 मार्च के बाद से अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया। डीवीसी के अनुसार बकाया नहीं भुगतान होने से कोयला के एवज में कोल इंडिया का बकाया 1200 करोड़ की राशि का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसका असर कोयले की सप्लाई पर पड़ सकता है, जिससे बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ना संभव है। यहाँ तक कि प्लांट भी बंद हो सकता है। इसी वर्ष के फरवरी माह के अंत में 4,995 करोड़ रुपए बकाया हो जाने के कारण डीवीसी ने इन 7 जिलों में बिजली कटौती शुरू कर दी थी। 400 करोड़ रुपए के तत्काल भुगतान और 14 मार्च को हुए लिखित समझौते के बाद डीवीसी ने बिजली आपूर्ति सामान्य की थी। इस दौरान बिजली संकट से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई थी। साथ ही यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। अब यही बकाया बढ़कर 5,670 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि सितंबर 2015 से भुगतान संकट के कारण यह बकाया जमा होता जा रहा है। गरीब किसान कल्याण योजना से संबंधित एक बैठक समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गरीब किसान कल्याण योजना से संबंधित एक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने योजना के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की तथा जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मजदूरों के लिए संसाधन सीमित हो गया है। हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह में सबसे अधिक मजदूरों की संख्या है। कहा कि 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आपदा की इन परिस्थितियों में भी हम सभी को हर स्तर पर आमजनों को लाभ पहुंचाने की दिशा में और बेहतर कार्य करते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। कहा कि इसके तहत लाभुकों को जोड़ने का निरंतर अनुश्रवण करते रहें, साथ ही समय समय पर उन्हें सहयोग एवं आवश्यक मार्गदर्शन देते रहें। यह योजना 25 अक्टूबर अर्थात 125 दिनों तक चलेगी। इसकी कुल स्वीकृत राशि 50,000 करोड़ रुपए है। उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों में तेजी लाते हुए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करें। निर्देश दिया कि 15वें सप्ताह तक दिए गए सभी लक्ष्य यथा शौचालय निर्माण कार्य आदि को पूर्ण करें। उन्होंने आवास लक्ष्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि पौधारोपण, आम बागवानी, टीसीबी निर्माण, भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, सोख्तापीठ, प्लेग्राउंड, पशु शेड, बिरसा हरित ग्राम योजना, मनरेगा आदि के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को कार्य दें। कहा कि करीब 560 प्रवासी मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से जारी कैलेंडर में दिए गए लकी ड्रॉ स्टिकर के माध्यम से हर माह लकी ड्रॉ कराया जाता है और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को भी मोंगिया स्टील के टुंडी रोड स्थित कार्यालय में कंपनी के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ करवाया गया। मोंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में रविवार को फिर एक बार प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ करवाया गया। इस लकी ड्रॉ के विजेता को होंडा शाइन मोटरसाइकिल, दूसरे स्थान पर आने वाले को रेफ्रिजरेटर और तीसरे स्थान पर आने वाले को एलईडी टीवी प्रदान किया जाएगा। वहीं 97 लोगों को कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जाएगा। बता दें कि मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से जारी कैलेंडर में दिए गए लकी ड्रॉ स्टिकर के माध्यम से हर माह लकी ड्रॉ कराया जाता है।
और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस बार भी टुंडी रोड स्थित मुंगिया स्टील के मुख्य कार्यालय में कंपनी के CMD डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के द्वारा यह लकी ड्रॉ करवाया गया। मौके पर कंपनी के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लकी ड्रॉ के बाद श्री मुंगिया ने कहा कि कैलेंडर में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन कराकर लकी ड्रॉ का प्रतिभागी बन सकता है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। तो सबसे पहले हम लोग फिर शुरू करेंगे। जी जी, तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करेंगे। प्राइज जो फर्स्ट प्राइज निकलता है वहीं से और जो पहला प्राइज निकला है वो LM 8918 LM 8918 ये होंडा साइन है और ये पहला प्राइज है जिनका निकलेगा LM 8918 उनको ये प्राइज दिया जाएगा होंडा साइन लकी कूपन। सेकेंड प्राइज रेफ्रिजरेटर वो नंबर है LM 5555 LM 5555 रेफ्रिजरेटर सेकेंड प्राइज। सीरियल नंबर है KL 21486 KL 21486 से निकलते हैं वो पंखा या गैस स्टोव या डिनर सेट वगैरह ये सारे अभी अभी निकाल के साथ साथ में यहाँ पर डिस्प्ले में दे दिए जाएंगे और ये नंबर हमारे पास में 7 दिनों तक बिल्कुल डिस्प्ले में रेगुलर रहेंगे ताकि कोई भी इसके बारे में जो भी जानकारी चाहें वो हमारे टोल फ्री पर बात करके भी ले सकते हैं और इसके साथ में हमारा भी प्रयास रहेगा। लकी ड्रॉ में कुछ लोगों की ये शिकायत आई है कि हम लोगों को समय पर खबर नहीं मिल पा रही है। हम लोग के पास देर से भी खबर मिलने से हमने सामान पहुंचवा दिया है, लेकिन फिर भी इस बार हम ये चाहेंगे कि जिनका भी सामान निकले हम कोशिश करेंगे कि उनका जो भी मोबाइल नंबर या जो भी हमारे पास में उपलब्ध जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हम लोग अपनी ओर से भी उनको खबर करके उनके पास में स्वयं से जाके कंपनी अगर उधर से नहीं खबर भी आई है तो भी, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो जितने लोगों का हो गया अभी नहीं भी हुआ वो भी करा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होकर रहेगा और उसमें जितना ज़्यादा लोगों का प्राइस पहुंचेगा, कंपनी ने ये अगर स्कीम निकाली है तो हमें देके ही खुशी होगी। हम चाहते हैं कि ये प्राइस जरूर लोगों के पास जाए। इस क्रम में श्री मुंगिया ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए चाइना के हरकतों की कड़े शब्दों में निंदा की। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गालवान घाटी में जो पिछले दिनों कुछ सैनिक जो शहीद हो गए उसका हमें बहुत दुख है और इस कृत्य में जो चाइना ने गलत काम किया है इसका हमें बहुत अफसोस है और हम चाइना की निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए जो आज हमारे सारे भारतीय एकजुट होकर के ये कदम उठाते हैं कि चाइनीज सामान का हम लोग बहिष्कार करते हैं, हमारी कंपनी दृढ़ होकर के और पूरे विश्वास के साथ कि हम लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं उस पर अटल हैं और हम लोग चाहते हैं कि सारा समाज सारे देश के हर नागरिक इसका बहिष्कार करें। लेकिन उसमें हम व्यापारिक दृष्टिकोण से यही कहना चाहते हैं कि इसका जो हम लोग बहिष्कार करें उसको समझदारी के साथ करें। आज फोटो खिंचाने के लिए जो बहुत सारे सामान चाइनीज सामान आज जो जलाए जा रहे हैं वो सामान हम लोग और ख़रीद के जिस तरह से जला रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि एक बार वो सामान दुकानों से बिक रहा है और चाइनीज सामान फ़ोटो खिंचाने के लिए हम भी खरीद के ले आते हैं और उसको जला के दिखाते हैं। इससे उनकी अभी भी बिक्री बढ़ रही है, वो घट नहीं रही है। हम लोग उनका सामान खरीद रहे हैं, जलाने के लिए ही खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी बिक्री बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो
कि चाइना ने क्या किया इस बार टोपी भी वहीं से सप्लाई आई और उस पर लिखा हुआ है कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं। और टोपी खूब बिक रही है, खूब हम सभी को बांट रहे हैं कि ये टोपी पहनो, लेकिन ये भी बिक रही, ये सामान भी हमें जो चाइना का ही बिक रहा है कि टोपी बिक रही है, उस पर लिखा हुआ हम चाइना का बहिष्कार करते हैं। हमको तो एक बात याद आ गई, हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से जिस तरह से बात करते थे कि एक व्यापारी को फांसी हो गई और उसने कहा कि सबसे पहले ये बताइए कि आप हमको जो फांसी देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में रस्सी कैसी है, वो सही है कि नहीं है। वो अपनी रस्सी बेचने में लग गया, उसको फांसी हो रही है लेकिन उसकी चिंता नहीं करते हो, पहले वो अभी प्रेजेंट को देख रहा है कि अभी हम पहले रस्सी बेच के कमा लें। तो यही स्थिति है व्यापार की कि लोग ये चाहते हैं कि पहले कोई भी परिस्थिति मिली है उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत से टोपी बिक रही है और चाइनीज़ टोपी बिक रही है, तो ये चाइनीज़ सामान का बहिष्कार हो रहा है या चाइनीज़ सामान का हम लोग और ख़रीद रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना है कि हम लोग जो भी काम करें व्यापारिक दृष्टिकोण से समझ कर करें, क्योंकि हम लोग उनको व्यापारिक नुकसान देने के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग आर्थिक नुकसान देने के बारे में सोच रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से सोचा हुआ समझा हुआ कदम उठाया जाए ताकि वाकई में इसका नुकसान वहाँ तक पहुँचे। और हम लोग दृढ़ता से सभी बहिष्कार करते हैं और इसके लिए हम लोग सभी कसम लेते हैं और लोगों को भी बताएंगे और चाहेंगे कि सभी लोग इस पर दृढ़ हों और हम लोग चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें। और हम लोग ये कोशिश करें कि जहाँ से खरीद हो रही है वहाँ से रुके, जहाँ से ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ से रुके, जहाँ से आ रहा है वहाँ से रुके, ना कि हम लोग ये दिखावे के लिए उसका सामान और ज़्यादा खरीद बिक्री पर लग जाए। और इसके साथ साथ में गिरिडीह में जर्जर सड़कों का होना आम सा हो गया है। वहीं बरसात की वजह से इन सड़कों का हाल और भी बेहाल हो जाता है। पूर्णानगर से जसपुर और चुंगलो गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है। पूर्णानगर से जसपुर और चुंगलो गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पूरे सड़क में गड्ढे बने हुए हैं। वहीं सड़क से टूट कर गिट्टी और बोल्डर इधर उधर बिखरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी हर दिन रोजी रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाती है। वहीं जरूरत की सामग्रियों के लिए भी इन्हें इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है, लेकिन सड़क की दुर्दशा की वजह से अक्सर यहां इस रोड पर हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है, साथ ही सड़क के निर्माण की मांग की है। जसपुर पूर्णानगर से लेकर के जसपुर यानी कि एकदम बड़ाकर तक रोड पूरा जर्जर हो गया है। आना जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और लगातार वहाँ पुल बनने से वहाँ उधर के लोग भी आना जाना करते हैं, लेकिन आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक कि मोटरसाइकिल तो दूर के बाद साइकिल जाने लायक रोड नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि रोड जल्दी से जल्दी बने और इसका लाभ लोगों को मिले। है जो पूर्णानगर से लेकर के चुंगलो तक रोड का बहुत स्थिति खराब है और किसी तरह अगर रात को डिलीवरी परसेंट जब गांव में होता है तो हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करते तो बोलता है जसपुर आने जाने के लिए जसपुर पंचायत और जो पूर्णानगर और चुंगलो के बीच बहुत स्थिति खराब है। ये रात को हम नहीं जाएंगे, रोड बहुत खराब है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है कि जसपुर पंचायत और रोड बनना चाहिए। बहुत स्थिति खराब है, रोड एकदम पूरा जर्जर हो चुका है। नगर से चुंगलो आने में काफ़ी दिक्कत होता है। बहुत पूर्व में रोड का निर्माण किया गया था जो बिल्कुल जर्जर हो गया है और इससे आम आदमी तो किसी तरह आता जाता है, लेकिन एक पेशेंट हो जाता है तो उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और हम लोग मजबूर में हैं ये रोड के चलते। बहुत पेशेंट को काफ़ी परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जसपुर पड़ता है, जसपुर टू पूर्णानगर चुंगलो रोड जो है काफ़ी बदतर हालत हो गया है। हम चाहेंगे कि इसमें कोई भी पेशेंट वगैरह ले जाने के लिए गाड़ी अगर नया है तो आपको इतना क्लच ब्रेक करते हुए आना पड़ेगा कि हालत ख़राब हो जाता है। कोई भी बीमारी अगर हो जाता है तो उसको ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का नवीनीकरण कार्य
को किया जाए। चुंजका पंचायत के 16 नंबर और 25 नंबर में बिजली का तार काफी जर्जर अवस्था में है, जिस वजह से यहां हमेशा बिजली गुल रहती है। वहीं जर्जर तार होने से यहां कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार सीसीएल प्रबंधक से भी की, मगर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। सीसीएल क्षेत्र के चुंजका पंचायत के 16 नंबर और 25 नंबर क्षेत्र में बिजली का तार जर्जर है और कभी भी किसी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकता है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बताया गया कि जर्जर तार रहने की वजह से हमेशा ही बिजली का तार टूटता रहता है और इलाके की बिजली गुल हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया गया कि इलाके में 11,000 बिजली का तार भी खराब स्थिति में है। इसकी शिकायत कई बार सीसीएल प्रबंधन से की गई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि जल्द ही इन जर्जर तारों को नहीं बदला गया तो क्षेत्र में कोई बड़ा हादसा घट सकता है। हम लोग तो क्या होता है, लेन सही नहीं मिलता है, प्लस भी तार जो है ना तो एकदम खत्म हो चुका है। कब भी मतलब गिर के घटना भी घट सकता है उस तार में। कम से कम तार भी बदल देता है, लेन तो सही नहीं मिल रहा है, एकदम तार भी बदल देता है। सीसीएल का जो तार है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा जर्जर में है। कभी भी तार गिर जाएगा वो। और लेन जो है तो लेन काट के दे रहा है, वो 1 दिन लेन देता है, 2 दिन काटता है। क्या का लेन काटा हुआ है, आता है दिन भर रहता है, उस काट देता लेन। और वो भी दूसरे में तार भी डैमेज है, तार भी सही नहीं है। और मेरा घर के बगल से तार पार हुआ है 11,000 वाला, वो तार डैमेज है। कभी भी छत पर मेरा टूट के गिर सकता है, बोलेगा तो दिखा देंगे जाकर। यहाँ पे चुंजका पंचायत में लाइन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सीसीएल लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का तार भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आए दिन यहाँ पे लेन कटते रहता है, 1 दिन रहता है, 2 दिन गायब रहता है लेन। जानलेवा हमला, तोड़फोड़ एवं लूट का आरोप लगाकर मुफस्सिल थाने में 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। यह प्राथमिकी झरिया गादी निवासी द्रौपदी देवी के लिखित आवेदन पर हुई है। इस बाबत भुक्तभोगी परिवार ने भुवनेश्वर यादव, बबलू यादव, मंटू यादव, श्रवण यादव, सोनू यादव, सचिन यादव, जुगल यादव, गिरजा यादव, चीकू यादव एवं डब्लू यादव को नामजद आरोपी बनाया है। बताया गया कि 27 मई की रात लगभग 8 बजे ये लोग अपने घर पर थे, तभी इनके भतीजे प्रकाश यादव और पुत्र अनिल यादव ने देखा कि कुछ लोग इनके मवेशी को खोलकर ले जा रहे थे। रोकने पर हरवे हथियार से लैस उन लोगों ने हमला कर दिया और खटाल में तोड़फोड़ मचाने के बाद लगभग 50,000 मूल्य के सामान ले भागे। वहीं लगभग 50,000 रुपये की सामग्रियों का नुकसान कर दिया। भुक्तभोगी परिवार ने पुलिस प्रशासन से इसको लेकर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? कार्तिक यादव। कहाँ रहते हैं? जरिया गाड़ी। क्या हुआ था? हम दूध लेके गए थे तो दूध देखा रहे थे तो उसी के बीच में ये लोग 5-6 आदमी थे, 6 आदमी गाड़ी में, और सब कोई मारपीट किया, ढेला पत्थर सब छीन छोड़ लिया। उसके बाद आया यहाँ से गाड़ी उठा भी ले लिया। क्या क्यों मारपीट किया? कोई दुश्मनी था क्या पहले से? कुछ हम लोग को पता नहीं है इन लोग का क्या दुश्मनी है हमारे पास। कहाँ कराने वाले लोग? एगो का सोनाडी का है और बगल का है, सब वही सब आया था। कब की घटना है? 26 तारीख का। कौन कौन लोग थे? सबको नाम बताओ। नाम एगो था बास्की यादव थे, सुरेश यादव थे, और एगो चिक्कू यादव, एगो चिक्कू यादव, अनीता देवी, खुशबू, और एगो करके उसका नाम हम नहीं जानते हैं। सब बगल का ही रहने वाले, झरिया गादी का रहने वाले? सब बगल का है। क्या हुआ था? नूनलाल यादव आया और उसको और उधर से दोनों पार्टी आया उधर से और आके ईटा पत्थर हम लोग के चलाने लगा। हम लोग अपना जान बचाने के लिए घर में घुस गए। उसका नाती के हाथ में था तलवार और एक हाथ में था ईटा, और 2 लड़का और पीछे उसका था, एक तो रुपेश नाम है उसका, मौसी का लड़का है। वो भी सारा ईटा पत्थर चला के हमरा पूरा टानी
छोड़ दिया। और वहाँ मिठाई का दुकान में मेरा जाके मिठाई के दुकान में पूरा मिठाई उछल दिया, टेबल कुर्सी कारीगर को हाथ में तलवार से मार दिया। कहाँ पे दुकान है आपकी? दुकान आपके है आगे वहाँ मोड़ पर। देवर का इनका कब हुआ था ये? कौन तारीख था? 26 तारीख। कितने लोग थे वो लोग? उन लोग 50 आदमी था उन लोग। बीते दिनों कोल्डीहा नीचे मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों को नगर पुलिस ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। शहर के कोल्डीहा नीचे मोहल्ला में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में 2 आरोपितों को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में मुस्तफा उर्फ बहादुर व मुस्तकीम शामिल हैं। दोनों को नगर पुलिस ने शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि जमीन पर नींव खोदने से रोकने पर उक्त लोगों के अलावे अन्य ने मिलकर मोहम्मद तौहीद व अन्य को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। साथ ही मोबाइल व नगद 3600 रुपए भी निकाल लिया था। जख्मी हाल में मोहम्मद तौहीद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके आवेदन पर मुस्तफा के अलावे अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वज्रपात की चपेट में आने से सरिया के रत्नाडीह गांव निवासी किशोर कुमार महतो की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हल जोतने के दौरान किशोर की मौत हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सरिया थाना क्षेत्र के रत्नाडीह गांव में एक व्यक्ति के शव को देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यक्ति की पहचान देवनंदन महतो के पुत्र किशोर कुमार महतो के रूप में की गई है। घटना से कोहराम मचा हुआ है। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि रविवार सुबह से लेकर दोपहर तक जोरदार गरज चमक के साथ बारिश हुई। संभवतः इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। बताया जाता है कि हल जोतने के दौरान भी किशोर की मौत हो सकती है। किशोर के शव को गांव के पप्पू अंसारी के द्वारा करीब दोपहर 2 बजे देखा गया और हो हल्ला होने पर ग्रामीण जुटे। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई। फिलहाल पूरे गाँव में शोक की लहर है। वहीं पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। का निवासी हूँ। मेरे पिताजी 9 बजे वज्रपात के कारण मृत्यु हो गया, जिनका नाम किशोर कुमार कुशवाहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, कमाने खाने वाला, किसी तरह खेती बाड़ी अपना जीवन यापन करता हूँ। वो हल जोत रहे थे? और हल जोत रहे थे और हल जोतने के क्रम में जब वर्षा हो गया तो इसी क्रम में वो वज्र गिरने से कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानवता हुई शर्मसार। पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी के समीप कार्टून में मिला नवजात का शव। स्थानीय लोगों में आक्रोश। पुलिस के देखरेख में बच्चे के शव को किया गया दफन। सरिया के रत्नाडीह में वज्रपात से हुई एक की मौत, मचा कोहराम। खेत में काम करने के दौरान आसमानी कहर से गई किशोर महतो की जान। जेएमएम कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ सदर और गांडे विधायक ने की बैठक। 2 से 4 जुलाई तक कोयला क्षेत्र में होने वाले हड़ताल को लेकर बनाई रणनीति, मोदी सरकार पर साधा निशाना। और मोंगिया स्टील के प्रधान कार्यालय में फिर कराया गया प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ। इस माह के 100 लकी विनर्स के नामों की हुई घोषणा। लकी ड्रॉ के बाद श्री मोंगिया ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को किया नमन। चाइना के हरकतों पर जताई नाराजगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।